अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और अभी तक जो एंजाइम्स के लिहाज से हमने कई टॉपिक्स जो हैं वो कर लिए हैं, जैसे कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसके बाद लॉक एंड की मॉडल क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें टेम्परेचर है, पीएच है, हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, एंजाइम की कंसंट्रेशन है, उसके बाद जो एंजाइम इनहिबिशन कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज़ है, कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। लेकिन हम एक शुरू वाला जो टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, उसको जानबूझ के उस वक्त छोड़ा था ताकि पहले जब वो टॉपिक सारे हमारे क्लियर हो जाएं तो उसके बाद फिर उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से हम एक छोटा सा टॉपिक बनाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, कि जो एंजाइम्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन है 9 10 12 तो जितने तुम लोग बना सकते हो, ठीक है, तो वो हमारे पास ये सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वन बाय वन जो प्रॉपर्टी हो किसी न किसी टॉपिक में हम इसको इंक्लूड कर चुके हैं। लेकिन अब उन सारे टॉपिक से ये प्रॉपर्टीज निकाल के एक जगह पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड में खास तौर पर और बाकी एग्जाम्स में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन लिस्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, या एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लिखो। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले अगर हम उसकी डेफिनेशन, जो एंजाइम्स की डेफिनेशन है, उस पर दोबारा से गौर करें तो व्हाट आर एंजाइम्स? सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक हमारे पास प्रोटीन इंचर मोस्टली होते हैं। इसको हम एंजाइम स्ट्रक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं, या दोबारा से वो जो डेफिनेशन है उस पर थोड़े से नजर दौड़ाते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ये एक आम सी डेफिनेशन है एंजाइम्स की, जिसके मुताबिक एंजाइम्स हमारे पास बायोलॉजिकल या कैटलिस्ट होते हैं जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन को, एक मेटाबॉलिज्म पाथवे को स्पीड अप करते हैं और खुद जो है उस रिएक्शन में यूज नहीं होते। मतलब अगर एंजाइम ना हो तो वो जो रिएक्शन वो बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम लेता है। लेकिन जैसे हम एंजाइम डालते हैं तो सिर्फ वो उस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं और कोई चेंजेस नहीं करता हमारा जो एंजाइम है, ठीक है। तो उसके हवाले से सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे कि पहली प्रॉपर्टी है इंक्रीज स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली प्रॉपर्टी, कोई भी कैटलिस्ट हो, ये सिर्फ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या फिर एंजाइम की बात नहीं है, कोई भी कैटलिस्ट हो, उसका मेन जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि वो एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। क्या करता है? तेज करता है। जिस केमिकल रिएक्शन को साल 2 साल अकर होने के लिए लगते हैं वो सेकंड्स में उसको कर लेता है, इतना स्पीड अप करता है उसको। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि एंजाइम हमारे पास केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। दूसरी बात, इसको हमने यहां पे डेफिनेशन में भी यह प्रॉपर्टी आ जाती है। दूसरी बात यह है कि रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर रिएक्शन। ये जिस रिएक्शन के लिए हम एंजाइम डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं चाहिए होते। रिएक्शन जो एंजाइम्स है वो बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद ये फ्री हो जाता है तो ये दूसरे सबस्ट्रेट को करेगा, फिर उसके बाद फिर फ्री हो जाएगा तो ये तीसरे सबस्ट्रेट को करेगा। तो एंजाइम की जो क्वांटिटी है कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होती है एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। थोड़े से भी एंजाइम डाल दें तो उसके बाद वो जो सबस्ट्रेट है वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और जो एंजाइम फ्री होते जाएंगे वो बाकी सबस्ट्रेट को करते चले जाएंगे, ठीक है, यहां तक कि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। तो दूसरी बात क्या हुई? पहली बात हमारे पास क्या है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो है ना वो तेज करते हैं। दूसरी बात क्या हुई कि ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ ज्यादा हमें इसकी जरूरत नहीं होती, बल्क क्वांटिटी में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जब हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे तो पीएच और टेम्परेचर के हवाले से हमने ये बात फिर से डिस्कस की थी कि हाईली सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स पीएच एंड टुवर्ड्स टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम काम करते हैं जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। इसी तरह एक खास पीएच पे ये मैक्सिमम काम करते हैं जिसको ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। अगर वो पीएच में या उस टेम्परेचर में थोड़ी भी चेंजिंग वेजिंग होती है तो हमारे एंजाइम्स एक्टिव या इनएक्टिव हो सकते हैं और इवन डिनेचर भी हो सकते हैं। जैसा कि टेम्परेचर में हमने कहा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो हमारे एंजाइम डिनेचर कर जाएंगे क्योंकि उनके जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिनेचर कर जाएंगे। इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम किया जाए तो हमारे पास जो बॉन्ड हैं वो बहुत क्लोज हो जाते हैं, हमारे एंजाइम फ्रीज हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है।
सेम केस पीएच के साथ भी था कि अगर थोड़ी सी चेंज आती है तो हमारा एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अगर पीएच में बहुत ज्यादा कोई अब्रप्ट चेंज आती है, बहुत एक्सट्रीम चेंज आती है, तो हमारा एंजाइम डिनेचर कर जाएगा, क्योंकि पीएच बात ही प्रोटॉन आयंस की कर रहा है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस या फिर जो आयनिक इंटरेक्शंस हैं उनकी वजह से ये सारा जो काम है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो अगर ये कोई देख रहा है तो ये हमने हर चीज जो है वो अलग अलग जो है उसको डिस्कस किया है, पीएच का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, उसके बाद कैसे स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ईटीसी ईटीसी। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई कि हमारे पास सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स पीएच एंड टेम्परेचर। चौथी हमारे पास है कि ये या तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं टुवर्ड्स सबस्ट्रेट या फिर स्लाइटली लेस स्पेसिफिक होते हैं। और इसको हम कहां डिस्कस कर चुके थे, इसको हम डिस्कस कर चुके थे लॉक एंड की मॉडल में, कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम्स हैं वो हाईली स्पेसिफिक हैं टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, कि वो एक सबस्ट्रेट के अलावा किसी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो लॉक एंड की मॉडल वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी पे बात करता है। इसी तरीके से जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो कहता है कि एक्टिव साइट स्पेसिफिक होते हैं लेकिन लेस स्पेसिफिक। एक्टिव साइट की जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट चेंज होती है, लेकिन ये नहीं कि हर सबस्ट्रेट के लिए थोड़ा सा रिलेटेड जो हो उसके लिए चेंज होती है। तो वहां से जो लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल से जो प्रॉपर्टी निकलती है वो ये है कि ईदर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। तो ये होगी इसकी चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी अगर है तो वो बड़ी कॉमन सी प्रॉपर्टी है कि जो एंजाइम्स हैं वो इन विवो भी काम कर सकते हैं और इन विट्रो भी काम कर सकते हैं। क्या है, एंजाइम कैन वर्क इन विवो और इन विट्रो। अब दोनों में फर्क क्या है, ये काफी जगह आपको बायोलॉजी में ये चीजें सुनने को आगे मिलेंगी। तो इन विवो का मतलब होता है इनसाइड अ लिविंग बॉडी या इनसाइड अ लिविंग सेल। ठीक है, इसको कहते हैं इन विवो। जैसे हमारे जिस्म के अंदर अगर एंजाइम्स काम कर रहे हैं तो वो इन विवो है, वो मेरे जिस्म के अंदर है, मेरे सेल्स के अंदर है, चाहे सेल्स के बाहर हो या अंदर हो, लेकिन है मेरे जिस्म के अंदर, तो उसको बोलते हैं इन विवो। ठीक है, इनसाइड अ लिविंग बॉडी। एक होते हैं इन विट्रो, कि अगर मेरे वो एंजाइम जैसे पेप्सिन वगैरह है, प्रोटीएज वगैरह है, तो अगर उसको मैं बाहर निकाल के एक ग्लास वेयर में, एक डिश में कोई मीट पड़ा हुआ और उस पर मैं वो एंजाइम डालता हूं तो वो वहां पर भी काम करेगा। इसको बोलते हैं इन विट्रो। कि एक मतलब क्या हुआ कि एंजाइम्स जिस्म के अंदर भी काम कर सकते हैं और जिस्म से अगर बाहर निकलते हैं तो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी इन विट्रो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से एंजाइम्स ने इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को बूस्ट किया हुआ है। इवन जो आप लोग जो सर्फ है, ठीक है, जैसे कपड़े धोते हो, ठीक है, जो को हमारे पास कोई शैम्पू यूज करते हो या इस तरह की कोई चीज है, तो वो जो सर्फ है, जो डिटर्जेंट्स हैं, तो उसमें बेसिकली हमारे पास एंजाइम्स ही होते हैं जो कि उस प्रोटीन्स के या लिपिड्स के या कार्बोहाइड्रेट्स की गंदगी को साफ करते हैं। तो वो भी बेसिकली इन विट्रो एंजाइम का यूजेज है। ये अगले बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा है, इसको फिर तुम लोग समझने वाले हो कि इन विट्रो इन विवो में एंजाइम कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी में आता है कि हमारे पास एंजाइम जो है वो इन विट्रो और इन विवो दोनों काम कर सकते हैं। उसके बाद जो बात है वो ये है कि जो कोफैक्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम्स क्या, कि जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब कोफैक्टर क्या है, वो एक हमारे पास नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, लेकिन वो पार्ट जिस एंजाइम को रिक्वायर होता है उसके लिए जरूरी होता है। वो उस कोफैक्टर के अलावा अगर कोफैक्टर अवेलेबल ना हो तो एंजाइम एक्टिव नहीं हो सकता। तो उस एंजाइम्स को जो एक्टिव नहीं हो सकते वो एपो एंजाइम है, और जब उनको कोफैक्टर मिल जाए तो वो होलो एंजाइम है। इसको हम टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। लेकिन वहां से क्या प्रॉपर्टी निकलती है कि हमारे पास जो कुछ एंजाइम्स है वो कोफैक्टर्स को रिक्वायर करते हैं, उनको जरूरत पड़ती है कोफैक्टर्स की। ये भी प्रॉपर्टी हो गई, किसके लिए कोफैक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, फॉर प्रॉपर एक्टिविटी। उसके बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी में मेन जो हमारे पास के एंजाइम जो है वो हमारे पास से एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करते हैं, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। काफी सारी स्ट्रेटजीज लगा के वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। एसिड बेस कैटालाइसिस भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटालाइसिस होती है, आयनिक कैटालाइसिस हो सकती है, कोई ओरिएंटेशन इफेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। तो उनकी वजह से वो एक्टिवेशन एनर्जी को एक केमिकल रिएक्शन के लिए वो एनर्जी जो कि स्टार्ट कराने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कि उस एनर्जी के बगैर कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, वो एक्टिवेशन एनर्जी है।
और उस एक्टिवेशन एनर्जी को हमारे एंजाइम बेसिकली कम करते हैं। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद जो हमारे पास है इफेक्ट नंबर 8, डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो याद रह जाता है कि हमारे पास जो एंजाइम्स है वो सिर्फ स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, अब ये ए है बिलफर्ज, ये ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। एक रिएक्टेंट है जो कि एक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। जो एंजाइम आता है, एंजाइम आके सिर्फ इस ए को बी में जल्दी कन्वर्ट कर देता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास, जो कांस्टेंट इसका निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो हमारे पास निकलेगा प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स वाला सीन होगा सारा। तो यहां पे बी और ए बन जाएगा। बी की कंसंट्रेशन कितनी है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके अलोंग। लेकिन यहां पे एंजाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि एंजाइम सिर्फ ए को बी में जल्दी कन्वर्ट करवा रहा है। वो ना ए को चेंज करता है ना बी को चेंज करता है, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट भी नहीं करता। बस सिर्फ एंजाइम की वजह से वो केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, और कुछ नहीं है। एक इसकी ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है। दूसरी एक्सप्लेनेशन जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है और काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम लोगों के बुक में कहीं मेंशन नहीं है, वो ये है कि जरा से रिकॉल करो, हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जब देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि जो सबस्ट्रेट है, क्या है, जो एक सबस्ट्रेट है, अगर उसमें हम एंजाइम ना डालें तो भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ देर बाद, ज्यादा टाइम के बाद, लेकिन हो जाता है। अगर उसमें हम एंजाइम डाल दें तो भी पॉइंट हमारे पास यही है, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये उसका प्रोडक्ट है। अगर एंजाइम ना डाले तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो टाइम लेगा या नहीं होगा, जो भी है। एंजाइम डाल दे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो अगर इसी को रिकॉल करो, और अगर ये लेक्चर पहले नहीं लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो लेक्चर है वो पहले सुनो, कि वहां पे हमने कहा था कि ये सबस्ट्रेट है, इसकी कोई ना कोई एनर्जी होती है, ठीक है, इसको मैं G1 कह देता हूं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी किसी एनर्जी लेवल पे ना, इस साइड पे हमारे पास क्या थी? फ्री एनर्जी थी। इस साइड पे क्या थी? फ्री एनर्जी थी ना हमारे पास बेसिकली। तो फ्री एनर्जी है तो इस सबस्ट्रेट, इसकी यहां पे कोई ना कोई एनर्जी होगी। जब ये प्रोडक्ट में जाता है तो यहां पे कोई ना कोई एनर्जी बनती है, ठीक है। अब चेंज इन एनर्जी, ये बिल फॉर G2 है। अब जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो हमारे पास फाइनल में से इनिशियल, फाइनल हमारे पास B है तो हमारे पास G2 माइनस G1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा G0 कोई भी एनर्जी आएगी, कोई भी एनर्जी आएगी। तो अब अगर इस एनर्जी, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, ये जो फ्री गिब्स एनर्जी है, इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट की आपस में जो एनर्जी का डिफरेंस है, फ्री एनर्जी इसको बोलते हैं। इस फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम के साथ रिलेशन के लिए एक हमारे पास यूज होते हैं, एक इक्वेशन यूज होती है, माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर इस चीज को हम देखते हैं तो ये इसके हवाले से, अगर डेल्टा G में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है तो इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम बात क्या करें कि जो एंजाइम्स हैं वो डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। अब देखो, जब हमने एंजाइम नहीं था डाला तब भी जो डेल्टा G है वो इसी पॉइंट पे आता है, तब भी डेल्टा G हमारे पास इतना ही आता। जब हमने एंजाइम डाला तो उसके बाद भी डेल्टा G इतना ही आया, ठीक है। एंजाइम ने डेल्टा G को जो है इफेक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को लो किया, उसने सिर्फ हमारे पास स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज किया। डेल्टा G में कोई जो फ्री एनर्जी चेंज है उसमें कोई चेंज नहीं लाया। तो जब उसमें कोई चेंज नहीं आया, यहां से शुरू यहां पे खत्म, ठीक है। कैटालाइज था तब भी, कैटालाइज नहीं था तब भी, जो डेल्टा G है वो सेम आ रहा था। तो जब डेल्टा G सेम आएगा तो के इक्विलिब्रियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है उसको अफेक्ट नहीं करते, उसको इफेक्ट नहीं करते। आखिरी जो बात है वो ये है कि वो दोबारा से है कि हमारे पास वो इसी की भी एक्सप्लेनेशन है कि ये सिर्फ स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, कंज्यूम नहीं होते खुद। मतलब मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट A है, उसके साथ कोई एंजाइम आएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो उससे एंजाइम अलग हो जाएगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो हमारे पास एंजाइम उससे अलग हो जाएगा।
तो ये कंज्यूम नहीं होगा, ये एंजाइम दोबारा से फ्री होकर एक और ए को हमारे पास कैटालाइज करेगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी एंजाइम्स की कि एंजाइम्स क्या है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज उसको हमने बड़े बड़े जो हमारे पास जिस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी उसी टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन इस लेक्चर का मकसद सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को एक जगह लाकर समझाने की कोशिश करना था। तो डिटेल में अगर ये चीजें देखनी है तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड जो हमारे पास लेक्चर्स हैं उनको देख लो, तो हमारे पास डिटेल्स में ये प्रॉपर्टी जो है वो समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।